एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। एमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 7 जो आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी अभी चल रही है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में आपका जो कंप्लीट किया है वो है चैप्टर 6 देसी जनता को सभ्य बनाना, मतलब राष्ट्र को शिक्षित करना। इस चैप्टर का नेम है जो हमने कंप्लीट किया हुआ है। और उसमें क्या क्या देखे थे हम, एक छोटे में देख सकते हैं। अंग्रेज को शिक्षा को किस तरह देखते थे अंग्रेज लोग, है ना, मतलब अंग्रेज लोग भारत में जो शिक्षा थी भारत की वो किस तरीके से देखते थे। उसके बाद टैगोर का शांति निकेतन, है ना, उसके बाद क्या किस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें किस तरह से गुलाम बनाया था, हम किस तरीके से उभरे हैं। मतलब हमारे भारत को क्या किया गया है, सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से कोशिश की गई थी। ठीक है, उनका मानना क्या था कि अंग्रेजी अगर हम सीखेंगे, अगर उनकी भाषा सीखेंगे तो हम क्या होते हैं, तभी हम सभ्य हैं, तभी हम सही रहेंगे। और उनकी नज़र में भारतीय क्या थे, मतलब एक लो वर्ड में बोल सकते हैं कि गंवार बोल सकते हैं ना, बिना अनपढ़ है, ये ऐसे मानते थे वो लोग। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 7 देखेंगे जिसमें हमारा क्या है, आपका महिलाएं जाति एवं सुधार, ये हमारा चैप्टर है आपका 7। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि इस सती प्रथा को दिखाया जा रहा है चित्र है, जिसमें बताया गया है कि इसमें जैसे किसी हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है ना, तो क्या होता है कि महिलाएं भी उनके साथ भी क्या कर दी जाती थी, सती कर दी जाती थी, मतलब जला दी जाती थी। ये पहले का नियम था। ठीक है, मतलब धीरे धीरे इस चीज़ों को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। इसी सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, जैसे अभी आजकल है सभी स्कूल जाते हैं, है ना। उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। जाहिर सी बात है, अभी क्या है, हमारा जितने भी लोग हैं सभी के हर जगह, अधिकतर तो हर जगह ऐसी हैं कि सभी पढ़ रही हैं। पढ़ने के बाद क्या कर रही हैं, वो कहीं पढ़ा रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, और गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि ये सब चीज़ें क्या होती थी, पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी होता था, है ना, ज़रूरी है। और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती हैं, है ना। क्या बोला जा रहा है इसमें, किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, यहाँ तक कि वे विधवाएं, ये अभी का है, पहले जो था वो नहीं कर सकती थी। ठीक है, विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, ये अब है। जिस सब चीज़ें क्या हुई, चेंज हुई हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। ओके, बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। ये क्या होता है, ये उस समय की बातें हैं। ठीक है, 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां क्या करते थे, रख सकते थे। लेकिन क्या होता, लड़कियाँ क्या थी, वो उनकी शादी नहीं कर सकते थे। ठीक है, देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ वे जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी जाए, है ना, मतलब या तो वो अपने स्वेच्छा से जाएं या तो ज़बरदस्ती उनको ले जाके जलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। ये क्या किया जाता था, सती बोला जाता था, क्योंकि ये सती हो गई हैं, उनको महान उपाधि दी जाती थी, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनको जला दिया जाता था। शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित होते थे। उनके मतलब उस समय में क्या होते थे, अभी क्या है, महिलाओं पर क्या है, संपत्ति का अधिकार है। पहले क्या होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुँच नहीं थी। उस समय की जो महिलाएं थे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी। बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द विधवा हो जाएगी। इतने बड़े अंधविश्वास था, अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो क्या होगा, जल्द विधवा हो जाएंगी। ये उस समय की सोच थी, थिंकिंग थी। ओके,
समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जनजातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति को मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, ठीक है, उनका स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। ये सब चीज़ों को आप ध्यान देंगे। ओके, क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था। श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों व शहरों के साफ सुथरा रखती थीं, ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिसकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ओके, ऊंची जातियों निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। क्या करते थे वो लोग? अछूत मानते थे उस समय। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का परमिशन नहीं था, ठीक है, उन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं था। स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी, ठीक है। जो छोटे जाति वाले लोग थे उनको क्या था, घाट जो तालाब होते थे उनको नहाने की छूट बिल्कुल भी नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जों का मनुष्य माना जाता था। ये उस समय की मतलब बहुत पिछड़े लोग थे। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान उनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। ओके, आइए देखते हैं कैसे चेंज हुए हैं। इसमें एक एक करके परिवर्तन हुआ है, सडनली तो चेंज हुआ नहीं है। ओके, 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबहिसे है ना, मुबहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। मतलब धीरे धीरे क्या हुए, चीज़ें बदलने लगी है। इसकी एक अहम वजह यह भी थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। पहले क्या होता था, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती थी। ओके, ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, उनमें बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। मतलब जो जो एक एक खबर होती थी, न्यूज़ होती थी, वो सब इन लोग आपस में पहुंचती थी। इस तरह की बहस अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 में, ये आगे देखते हैं ना, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 है ना, 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता के ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ध्यान देंगे आप, ये डेट को ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय जी का नाम याद रखेंगे आप। और उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों के सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन को नया ढंग से अपनाने के लिए तैयार है। ओके, इसमें आगे देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं। आगे हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे। उन्होंने क्या बताया है, राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। ठीक है, इसमें राजा राम मोहन राय जी का क्या है देखते हैं। राजा राम मोहन राय मतलब महिलाओं के ज़्यादा पक्षधर थे, मतलब कि धीरे धीरे क्या हो, स्त्रियाँ आगे बढ़े, है ना। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा को प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र व समानता के क्या होते थे, पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता है। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी।
ओके। विधवाओं की जिंदगियों में बदलाव लाने की कोशिश किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। राजा राम मोहन राय इस बात की काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा सती प्रथा के खिलाफ किसने मुहिम छेड़ी थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ओके। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे खासे क्या थे? ये ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ठीक है, मतलब सामने वाले को क्या करना पड़ता था? प्रूफ देना पड़ता था, उन्हें बताना पड़ता था कि ऐसे कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि रूढ़िवादी जो लोग थे उनका मानना क्या होता था कि अगर नहीं जलाया जाएगा तो क्या हो जाएंगी? औरतें मर जाएंगी, इस टाइप की, या विधवा हो जाएंगी, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें थी। उस टाइप के अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो राजा राम मोहन राय क्या करते थे? वो संस्कृत और फारसी के कई सारे मतलब यूरोपीय भाषाओं में क्या थे? वो ज्ञाता थे। तो वो क्या किए थे? इनमें राजा राम मोहन राय ने संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे खासे ज्ञाता होने के साथ साथ उन्होंने यह सिद्ध करने का भी प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ठीक है, ओके। उसमें बताया गया है 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, कब लगाई गई है? तो सती प्रथा पर तो 1829 में, सॉरी है ना, 1829 में 1829 में क्या किया गया है? सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। कब लगाया गया था सती प्रथा पर पाबंदी? पूछा जाएगा तो 1829 में। ध्यान देंगे आप इसमें। उसके बाद क्या है? राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे इसे हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर क्या करते थे? प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जो होते थे, ऐसे श्लोक या वाक्य को ढूंढने का वो प्रयास करते थे ताकि सामने वाले को मतलब एक प्रूफ दे सके, है ना, क्योंकि वो अगर ऐसी कोई बात बोलेंगे, क्या करेंगे? वो कोई बात को तो मानेंगे नहीं, तो उनको प्रूफ देते थे। ऐसे श्लोक ढूंढ के या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज, प्रारंभिक परंपरा के ये सब चीज़ें क्या है? खिलाफ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आप देखते हैं इसमें, ये क्या है? कुंडों पर झूलने का त्यौहार। ये उस समय का अंधविश्वास मतलब था, त्यौहार था, ऐसे बोला जाता था। क्या है था ये? कुंडों पर झूलने का त्यौहार। देखो इसमें, इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर, मतलब जो ऊपर में आप इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपनी खाल में, है ना, अपनी खाल में क्या कर रहे हैं? ये लोहा है या कुंडा उसको बोल रहे हैं, उन क्या कर रहे हैं? उसमें भेद करके, अंदर डाल करके, हाँ, कुंडा भेद करके झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर पर आलोचना की गई। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा त्यौहार है भाई, अपने बॉडी को आप तकलीफ दो। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक क्या है? प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। राजा राम मोहन राय के बाद कौन है फिर? ये प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर भी विरोध किया, है ना, उनका भी क्या किया? विरोध किया, और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा था आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। धीरे धीरे क्या हो गया? ये जो आंदोलन था फैलते गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में भी वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में से एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। ठीक है, उत्तर में आर्य समाज का भी क्या है?
आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का क्या किया, समर्थन किया। इसके बावजूद विधवा विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून को विरोध करते रहे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे चेंज हुए हैं, सडनली कोई चेंज नहीं हुए भाई, है ना। ये हमारा पुराना समय है जो बीत चुका है। ये कौन है देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारकों का प्रयास किया था। आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उस समय फिर आगे क्या हुआ, लड़कियां स्कूल जाने लगी थी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर, और ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी हैं, कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू काम काज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। ये उनकी सोच थी उस समय की कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं उनके उदार विचारों वाले पिता या पति के देखरेख पर घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है, पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था। वे ऐसी महिला में से थी जिन्होंने रात में दिए टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा। 19वीं सदी में आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ठीक है, किसके द्वारा खोला गया है, तो आप ये अब नाम को ध्यान देंगे। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों के लिए महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में से ही हिंदू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। उनको पढ़ाने के लिए क्या किया जाता, प्रोत्साहित किया जाता था। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। ओके, 20वीं सदी की शुरुआत से ही क्या हुआ, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ने भी महिला को शिक्षा को क्या किया, बढ़ावा दिया, अहम भूमिका अदा की। जैसे कि भोपाल के बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया, इनका आप नाम याद रखेंगे, क्या नाम है इनका, बेगम रुकैया शखावत हुसैन ने भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने क्या किया, कोलकाता में और पटना में, ये कौन है देखिए आप, कोलकाता में पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना की। और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। उसके बाद क्या है, पंडित रमाबाई, ये भी है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षक बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना के नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना उसमें की गई है। संस्कृत के महान पंडित रमाबाई, संस्कृत के क्या है, संस्कृत की महान विद्वान पंडित कौन है, ये रमाबाई जी हैं। इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखा। ठीक है, क्या क्या किताब भी लिखा। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां
ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वो अपनी क्या करें, रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे क्या है यहाँ देखो राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति क्या हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। ये उनका मानना था। पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर क्या होते थे, चिंतित होते थे। उनको लगता था कि महिलाएं आगे बढ़ते जाएंगी तो क्या होगा, हमारी संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी, परिवार संस्कार जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये उनकी थिंकिंग थी भाई उस टाइम की। रूढ़िवादी मुसलमान ने भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर क्या किए, चिंतित थे काफ़ी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए चढ़ बढ़ करके क्या किया, प्रयास करने लगी। उन्होंने किताब भी लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाओं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। धीरे धीरे क्या किए, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 में 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर भी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बाल विवाह के विरुद्ध कानून। ठीक है, बाल विवाह के विरुद्ध कानून देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। उस समय क्या होता था, बाल विवाह होता था। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के आप इसको ध्यान देंगे क्या है, 1929 है ना, 1929 क्या किया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वे वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में होते थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल की कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह क्या हुआ, उम्र बढ़कर 21 साल व 18 साल कर दिया गया। ठीक है, जाति एवं समाज सुधार देखते हैं क्या है, जाति एवं समाज सुधार। तो हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जाति गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में क्या किया, 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। आप ध्यान देंगे ये कब गठन किया गया है, तो परमहंस मंडली तो 1840 में गठन किया गया। और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों के निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में क्या किए, ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय ने निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों के बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन भी मिलने लगे। मतलब धीरे धीरे क्या किया, सभी चेंज हुए हैं, इसमें कोशिश सभी ने किए हैं। ठीक है, उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही हैं नौकरियों की तलाश में, गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि
इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों ने भी क्या हुआ, नालियाँ बनाई जाने लगी थी, सड़कें बिछाने लग गए थे, इमारतें बना रहे थे, है ना, निर्माण हो रहा था। तो शहरों का साफ किया जा रहा था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों के लिए, नालियाँ साफ करने वालों के लिए सफाई कर्मी, पालकी ढोने वालों के लिए रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत होती थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटों से कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वाले में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, है ना, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों में बागानों में काम करने के लिए भी चले गए। नए स्थानों में काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों को, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन में दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का यही एक मौका था, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसमें क्या है, देखो, एक कुली जहाज है जो 19वीं शताब्दी का है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे, और इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के ही होते थे। ठीक है, इसमें क्या है, देखो, जूते कौन बना सकता है, इसमें बताया गया है चमड़े का काम करने वाले परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था। ये आप चित्र देख सकते हैं, इसमें देखा जाता था क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे और जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। ओके, इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी, इसके आगे हम देखेंगे, नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। उस समय युद्ध होता था। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता सैनिक स्कूल में ही क्या करते थे, पढ़ाते थे। ठीक है, उस समय की क्या स्थिति देखिए। इसमें कक्षा में क्या बोला गया है, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी क्या है, अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने का परमिशन नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर, बरामदे के बाहर क्या किया जाता था, बैठा दिया जाता था। उनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, क्लास के बाहर बैठकर आवाज़ को सुनते थे और वो क्या करते थे, पढ़ाई करते, ताकि वे कमरे को दूषित ना करें सकें, और जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था वहाँ एक साथ नहीं बैठाया जाता था। ये गुजरात के दुबला समुदाय के लोग हैं, ये जो बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं, मार्केट के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, उन्हें उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे ये। ठीक है, काफ़ी भेदभाव होता था। ठीक है, तो ये हम वीडियो आज इतना ही करेंगे, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाए, क्योंकि चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आगे समानता और न्याय की मांग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, गुलामगिरी, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। मंदिरों को कौन जा सकता था, क्योंकि उस टाइम मंदिरों में भी परमिशन नहीं होता था। ठीक है।